तो यहाँ एफ्तल और एनेस्थीसिया एफ्तल के मेंशन में घूम रहे होते हैं और एफ्तल वहाँ की ट्रेजरी में जा रहा होता है क्योंकि वहाँ पर उसने स्वॉर्ड रखी होती है जिसे वो इस्तेमाल करना चाह रहा होता है। और एनेस्थीसिया पूछने लगती है कि क्या उसका वहाँ पर आना ठीक रहेगा, जिस वजह से एफ्तल उसे बताता है कि मर्लिन ने खुद ही कहा है कि वो शाम तक एनरोलमेंट पेपर्स को हैंडल करने में बिजी है, तो वो लोग वहाँ पर कहीं भी घूम सकते हैं। जिसे सुनकर एनेस्थीसिया खुश होने लगती है और वो लोग ट्रेजरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो अचानक से उनके रास्ते में एक लैंप आ जाता है जिसमें से एक जीनी बाहर आ जाता है और उन्हें आगे जाने से मना कर देते हैं। अगर तुम हर्ट नहीं होना चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि मैं किसी भी चोर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हम लोग चोर नहीं हैं और मैं यहाँ पर अपनी कटाना रायकिरी को लेने आया हूँ, तो क्या तुम थोड़ा साइड हट जाओगे? तुम सच में एक चोर हो और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राकिरी को अपना कहने की? वो कटाना एक लेजेंडरी वेपन है जिसे लाइटनिंग एम्परर एफ्तल डीमन किंग की कैसल से वापस लाए थे और वो एक ट्रिपल एस रैंक वेपन है, तो तुम लोग तो उसे छूने तो दूर की बात उसे देख भी नहीं सकते हो। ये बिल्कुल सही कह रहा है। राकिरी डीमन किंग की तलवार है जिसकी मदद से डीमन किंग ने मेरी लेवल 10 स्पेल एफ्तल को 2 हिस्सों में काट दिया था। रुको जरा, कहीं तुम मर्लिन के स्टूडेंट तो नहीं हो? तो अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ट्रेजरी पर नजर डालने दे सकता हूँ, पर उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी मर्लिन ने कहा है कि यहाँ पर लाइटनिंग एम्परर के अलावा कोई और नहीं आ सकता है। तो मेरी बात नहीं समझ रहे हो? मेरा यहाँ आने का पूरा हक बनता है। अपनी बकवास बंद करो बच्चे। मैं तुम पर इस वजह से रहम खा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उस बूढ़ी औरत को तुम पसंद हो, पर अब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। और वैसे भी मैं इस वजह से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ कि वो बुढ़ी मुझे हुक्म देती रहती है। और तुम्हें पता है कि उस बुढ़ी के टीचर एफ्तल के पास कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट नहीं था, जिस वजह से मुझे लगता है कि मर्लिन भी स्पेशल पर्सन नहीं है। और मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन है कि एफ्तल ने भी लाइटनिंग एम्परर बनने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल किया होगा क्योंकि वो खुद तो इतना अच्छा नहीं हो सकता है। तब एफ्तल को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो सीरियस होकर जीनी से पूछने लगता है कि आखिरकार राकिरी कहाँ पर है, जिस वजह से जीनी उस तलवार को दिखाने लगता है और कहता है कि उस ट्रेजरी पर प्रोटेक्शन मैजिक लगा है जिसे उन जैसे मामूली से चोर नहीं तोड़ सकते हैं। पर एफ्तल सीधा उस तलवार के पास चला जाता है और उस तलवार को पकड़कर वहाँ की प्रोटेक्शन स्पेल को हटा देता है, जिसे देखकर जीनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस स्पेल को हटाने के लिए किसी पर्सन को मर्लिन जितना ताकतवर होना पड़ेगा। तब एफ्तल को वो कटाना बहुत ज्यादा पसंद आती है और हम देखते हैं मर्लिन वहाँ पर आ जाती है जो कि इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि वो जीनी उससे बुढ़िया कह रहा था क्योंकि उसकी आवाज पूरे मेंशन में गूंज रही थी। तब जीनी उसे देखकर पूरी तरह से डर जाता है और हम देखते हैं एफ्तल के बुलाने पर मर्लिन एक अच्छी बच्ची बन जाती है और एफ्तल से पूछने लगती है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्या कर रहा है, जिस वजह से एफ्तल उसे राकिरी के बारे में बताता है और मर्लिन एफ्तल को उसे भी तलवारबाजी सिखाने के लिए कहने लगती है। तब जीनी जैसे नोटिस करता है कि मर्लिन उस लड़की को एफ्तल कह रही है जिसके साथ वो बकवास कर रहा था और उसने बिना किसी मंत्र के लेवल 8 स्पेल का इस्तेमाल भी किया है, तो उसे एहसास हो जाता है कि उसके सामने खुद लाइटनिंग एम्परर खड़े हैं, जिस वजह से वो एफ्तल से माफी मांगने लगता है। तब एफ्तल उसे माफ कर देते हैं और उसे बताते हैं कि अब वो और एनेस्थीसिया वहीं पर रहने वाले हैं, जिस वजह से उसे उनके चेहरे याद कर लेने चाहिए। और मर्लिन जीनी को धमकी देती है कि अगर उसने अगली बार उसे बुरी औरत कहा तो वो उसे मार डालेगी, जिस वजह से जीनी एफ्तल को उसे बचाने के लिए कहने लगता है। पर एफ्तल कहने लगता है कि वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब मर्लिन गुस्से में होती है तब वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तब हम देखते हैं एनेस्थीसिया का ध्यान डीमन किंग की तलवार पर होता है और अगले दिन वो लोग टाउन में घूमने चले जाते हैं, जहाँ पर एफ्तल नोटिस करता है कि वहाँ की कुछ शॉप्स 400 साल पहले जैसे ही सेम टू सेम है। तब वो लोग वहाँ पर घूम के एंजॉय करने लगते हैं और एफ्तल और एनेस्थीसिया को उसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। पर थोड़ी देर बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उन्हें कहाँ जाना चाहिए, जिस वजह से एक लड़की उन्हें ट्रेजर हंट को ज्वाइन करने के लिए कहती है और वो गेम पूरे टाउन में चल रही होती है, जहाँ पर एक पर्सन को सबसे ज्यादा ट्रेजर्स को ढूंढना होता है, जिसके बाद वो उन ट्रेजर्स को अपने पास रख सकते हैं और जिसके पास सबसे ज्यादा ट्रेजर्स होंगे उस पर्सन को हॉट स्प्रिंग ट्रिप की टिकट मिलेगी। तो हॉट स्प्रिंग का नाम सुन के मर्लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एफ्तल से पूछने लगती है कि क्या वो ट्रेजर हंट को ज्वाइन करेगा, पर एफ्तल ने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा होता और एनेस्थीसिया ट्रेजर हंट के पोस्टर को देखने लगती है, जिस वजह से एफ्तल उससे पूछने लगता है कि क्या उसे भी मर्लिन की तरह हॉट स्प्रिंग में जाना है, जिसे सुनकर एनेस्थीसिया शर्माने लगती है और एफ्तल डिसाइड करता है कि वो लोग ट्रेजर हंट को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसे सुनकर मर्लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जीतकर हॉट स्प्रिंग में जाने की बात करने लगती है। तो एनेस्थीसिया कहने लगती है कि उसे हॉट स्प्रिंग में नहीं बल्कि ट्रेजर्स में इंटरेस्ट है, जिस वजह से मर्लिन उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसे वो क्यों चाहिए, पर एनेस्थीसिया इसका जवाब नहीं दे पा रही होती, जिस वजह से एफ्तल कहने लगता है कि अगर उसे जवाब नहीं देना है तो उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग वैसे भी ट्रेजर्स को ढूंढ के ही रहेंगे। तो एफ्तल नोटिस करता है कि जिसने भी ट्रेजर को छुपाया है उसने शेप शिफ्टिंग मैजिक का इस्तेमाल किया है ताकि उन ट्रेजर्स को ढूंढने में मुश्किल हो, जिस वजह से एनेस्थीसिया कहने लगती है कि एफ्तल को शेप शिफ्टिंग स्पेल को तोड़ने के लिए फिर से उस स्पेल का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उसने ट्रेजरी के मैजिक को तोड़ने के लिए किया था। पर मर्लिन इसके लिए मना करने लगती है क्योंकि इससे वहाँ की बाकी स्पेल्स भी टूट सकती हैं और पूरा टाउन पैनिक में आ सकता है। तब एफ्तल कहता है कि उन्हें तो फिर तो सिर्फ शेप शिफ्टिंग स्पेल को ही तोड़ना पड़ेगा, जिस वजह से मर्लिन एफ्तल से पूछने लगती है कि क्या वो सच में इतने ज्यादा प्रिसाइज काम कर
सकते, जिस पर एफ्तल हाँ कहते हैं और लेवल 5 मैजिक जैमर स्पेल को एक्टिवेट कर देते हैं। तब हम देखते हैं वो लोग एक एक करके ट्रेजर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं और शाम तक उस ट्रेजर हंट गेम को जीत जाते हैं, जिससे कि उन्हें हॉट स्प्रिंग ट्रिप की टिकट्स मिल जाती हैं और एनेस्थीसिया उस ट्रेजर को पाकर बहुत खुश होती है, जिस वजह से वो एफ्तल को थैंक यू कहने लगती है। तब एनेस्थीसिया सबको बताती है कि वो उस ट्रेजर को इस वजह से हासिल करना चाहती थी क्योंकि उस ट्रेजर की स्माइल बिल्कुल एफ्तल जैसी लग रही थी, जिसे सुनकर एफ्तल हंसने लगता है। तब रात को वो लोग मेंशन में वापस चले जाते हैं, जहाँ मर्लिन अकेले एफ्तल से मिलने आ जाती है ताकि वो उसके साथ कुछ शेयर कर सके, जिस वजह से एफ्तल को लगने लगता है कि वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब मर्लिन एफ्तल को बताने लगती है कि वो एनेस्थीसिया को नहलाने इस वजह से गई थी ताकि वो ये चेक कर सके कि रात के लिए एनेस्थीसिया एफ्तल के लिए सही पर्सन है भी या नहीं, जिसे सुनकर एफ्तल के होश उड़ जाते हैं और वो मर्लिन को बताने लगता है कि उसके और एनेस्थीसिया के बीच में कुछ भी नहीं है। तब मर्लिन कहने लगती है कि एक अच्छे पर्सन के पास एक अच्छी मिस्ट्रेस होनी चाहिए और क्योंकि मर्लिन उसकी सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट स्टूडेंट है तो उसने एनेस्थीसिया को पूरी तरह से चेक कर लिया है ताकि वो एफ्तल को सेटिस्फाई कर सके, जिसे सुनकर एफ्तल उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। वैसे इसके अलावा मैंने एनेस्थीसिया के ऊपर एक स्पेशल स्लेव क्रेस्ट भी देखा है और ये सब कुछ जानने के बाद भी आप उसे अपने साथ रहने दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं सब कुछ जानता हूँ। पर आखिरकार आप ये क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप अपने साथ एक बॉम्ब लेकर घूम रहे हो, तो इसलिए आपको तो उसे अपने से दूर कर देना चाहिए। ये मेरा डिसीजन है मर्लिन, तो इसलिए मैं इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तब मर्लिन एफ्तल को गुस्से में देख के उसकी बातों को मान जाती है और अगले दिन एफ्तल और एनेस्थीसिया मैजिक एकेडमी चले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग एफ्तल को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे लेसर रेस कह रहे होते हैं, जिस वजह से एनेस्थीसिया इस बारे में पूछने लगती है। ये मैजिक एकेडमी सिर्फ डीमंस के लिए है, तो इसलिए एक ह्यूमन का यहाँ पर होना बहुत ज्यादा रेयर है। पर चाहे ये जगह जैसी मर्जी हो, पर मैं यहाँ पर आराम से मैजिक को पढ़ सकता हूँ, तो इसलिए मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। तब वो दोनों क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग फिर से एफ्तल को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि एक ह्यूमन उनकी क्लास में है और उन्हें लगने लगता है कि एक ह्यूमन कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। तब एक पर्सन एफ्तल की बेइज्जती करने लगता है, जिस वजह से एफ्तल उसे इग्नोर करके एनेस्थीसिया को बैठने के लिए कहता है, पर एनेस्थीसिया उस पर्सन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जैसे ही एफ्तल उसके बारे में उससे पूछता है वैसे एनेस्थीसिया कहने लगती है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। तब एक लड़की एफ्तल से पूछने लगती है कि आखिरकार वो उस मैजिकल एकेडमी में कैसे घुसा है। मारिया, ये पक्का किसी इम्पोर्टेंट ह्यूमन पर्सन का बच्चा होगा और इसके बाप ने स्कूल कमेटी को बहुत सारे पैसे दिए होंगे ताकि ये यहाँ पर आ सके। वैसे ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं कह रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए तो रिकमेंडेशन से ही हैं। तो ह्यूमन, तुम यहाँ पर आकर साबित क्या करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे जैसी लेसर रेस तो हमारे मैजिक का मुकाबला भी नहीं कर सकती है। चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। क्या तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर आने के लिए कितना मुश्किल टेस्ट देना पड़ता है। ये स्कूल इलाइट में से भी इलाइट स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका मतलब यहाँ पर डीमंस और एल्व्स जैसी सुपीरियर रेसेस हैं और अब हमें एक लेसर रेस वाले के साथ पढ़ना पड़ेगा जिसे कि मैजिक यूज करना भी नहीं आता है। क्या यह मजाक चल रहा है? तब एफ्तल उसे इग्नोर करके अपनी सीट पर बैठ जाता है और मारिया आकर एफ्तल को बताने लगती है कि एबे ने अभी उसे जो कहा है वह सच में बहुत ज्यादा बेकार है, पर वहाँ की ये बात भी सच है कि वहाँ के लोगों को ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर मारिया को ह्यूमंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसे टैलेंटलेस लोगों से प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो फेलियर्स के साथ क्लास को शेयर नहीं कर सकती है और इस वजह से वो एफ्तल को उन सबकी नजरों से दूर रहने के लिए कहती है। मारिया बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि मैजिक का पोटेंशियल डीमंस के पास ह्यूमंस से ज्यादा होता है। जैसे कि मेरा भाई फ्रेसल जो कि अपने आप को मैजिक में अच्छा समझता है, वो सिर्फ लेवल 2 स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है, पर एनेस्थीसिया जो कि अपने आप को मैजिक में बुरा समझती है, वो लेवल 3 स्पेल का इस्तेमाल कर सकती है और 400 साल बाद भी ये चीज अभी भी नहीं बदली है। तब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मर्लिन उन सबकी टीचर बनके वहाँ पर आ गई होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि डीमन हीरो खुद उन्हें पढ़ाने वाली है, जिस वजह से वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझने लगते हैं। तब एबे खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मर्लिन उन्हें सिखाने इस वजह से आई है क्योंकि उसे एबे के टैलेंट्स के बारे में पता लग गया है और बाकी सभी लोग भी इस पर विश्वास करते हैं, पर मर्लिन को पता ही नहीं होता कि आखिरकार वो है कौन, जिस वजह से वो उसका नाम पूछने लगती है। तब एबे उसे बताता है कि वो उस क्लास का टॉप स्टूडेंट है और मर्लिन उससे कहने लगती है कि वो वहाँ पर उसके लिए नहीं बल्कि एफ्तल के लिए आई है, जिस वजह से सभी लोग एफ्तल को देखने लगते हैं और एफ्तल इससे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तब एबे को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मर्लिन एक ह्यूमन को पढ़ाने वहाँ पर क्यों आई है और तभी उसे ख्याल आता है कि ये शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि एफ्तल सच में एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन का बेटा है। तब एबे इसके बारे में मर्लिन से पूछने लगता है और मर्लिन उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसे ऐसा क्यों लगता है, जिस वजह से एबे उसे बताता है कि यही एक कारण हो सकता है जिस वजह से मर्लिन एक टैलेंटलेस ह्यूमन को सिखाने आई है और मर्लिन एबे की बेइज्जती करते हुए
कहने लगती है कि बस एक थर्ड रेट मेज ही ऐसा सोच सकता है। तब मर्लिन सबको बताती है कि उन्हें एफ्तल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें पता लगेगा कि ह्यूमंस कितना ज्यादा ताकतवर बन सकती हैं। और एफ्तल इस बात पर गुस्सा कर रहा होता है कि मर्लिन उसका भांडा फोड़ने में लगी हुई है। तब मर्लिन एफ्तल की तरफ देखकर आंख मारती है, जिसे देखकर सभी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एफ्तल को एहसास हो जाता है कि अब उसकी पीसफुल स्कूल की जिंदगी तबाह होने वाली है। तब थोड़ी देर बाद एबे एफ्तल से मिलने आ जाता है। आखिरकार तुम हो कौन? आखिरकार तुम पूछना क्या चाहते हो? कोई ना कोई ऐसा रीजन तो जरूर है जिस वजह से हेड मिस्ट्रेस तुम में इंटरेस्ट ले रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। मैंने सुना है कि हेड मिस्ट्रेस मर्लिन ह्यूमन किड्स को मैजिक क्लासेस देती हैं और उनके बारे में रूमर्स ये भी हैं कि वो सबसे ज्यादा हैंडसम यंग मेल स्टूडेंट्स को पर्सनली टीच करती हैं। तो इसका मतलब तुम उस बुढ़िया की खेलने की चीज हो। तब एबे और उसके साथी इस बात पर हंसने लगते हैं और एफ्तल उसे मर्लिन की बेइज्जती करने से मना करता है, जिस वजह से एबे सीरियस हो जाता है और एफ्तल बात को टालने लगता है। तब एबे वहाँ से चला जाता है और एफ्तल दुआ करने लगता है कि काश वो उसके साथ दोबारा से कभी न टकराए। तो अगले दिन मर्लिन फिर से क्लास लेने आ जाती है और ये डिस्कशन करना चाह रही होती है कि आखिरकार इंटर क्लास बैटल में कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि चाहे उस क्लास ने सारे स्लॉट्स को भर दिया है पर फिर भी मैजिक स्वॉर्ड्समैन की स्पोर्ट अभी भी खाली है, जिस वजह से वो पार्टिसिपेंट्स को अपना हाथ खड़ा करने के लिए कहती है। और जैसे ही मर्लिन एफ्तल की तरफ देखती है वैसे ही एफ्तल छुप जाते हैं। मैं ये नहीं करने वाला हूँ मर्लिन, क्योंकि जब भी लड़ाई की बात आती है तो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ और सबके सामने मेरा भांडा फूट जाता है। तो क्या इसमें कोई भी पार्ट नहीं ले रहा है? पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके ग्रेड्स पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और या तो आप खुद अपना नाम ले सकते हैं या फिर आपको कोई रेकमेंड कर सकता है। तब एबे मैजिक स्वॉर्ड्समैन के तौर पर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो स्कूल का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन होता है और इससे एफ्तल खुश हो जाता है। पर मर्लिन को ये चीज पसंद नहीं आ रही होती और वो किसी और कैंडिडेट को भी हाथ को खड़ा करने के लिए कहती है। तो एनेस्थीसिया अपने हाथ को उठा लेती है, जिसे देखकर एफ्तल हैरान हो जाता है और हम देखते हैं एनेस्थीसिया ने अपने लिए नहीं बल्कि एफ्तल के लिए हाथ उठाया होता है और वो एफ्तल को स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए रेकमेंड करती है, जिससे कि मर्लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर एबे इससे खुश होने लगता है, क्योंकि अब उसे एफ्तल को डिस्ट्रॉय करने का मौका मिल गया होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।